ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण? देखिए, जो इन लोगों ने महागठबंधन बनाया वो बिल्कुल बेमेल है ना। बिहार की जनता ने जनादेश इनको 2020 में दिया था कि एनडीए के नेता के रूप में काम करें। इन्होंने पलटी मार ली। जब पलटी मारे तो जो बड़ा दल है उनके ज़्यादा विधायक हैं, 78 उनके विधायक हैं। उनके विधायकों को लगता है कि भाई जिसका 43 विधायक है वो मुख्यमंत्री बना हुआ। और वो लोग जब गए थे 2020 में जनता के बीच में, तो ये थोड़े कह के गए थे कि हम नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो गए थे तेजस्वी जी को बनाएंगे। तो आज उनके कार्यकर्ताओं में बहुत बेचैनी है, विधायकों में भी बेचैनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इनका पूरा का पूरा जो वो महागठबंधन है उसमें जिस प्रकार आपस में एक पकड़ होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जैसा कि एनडीए में। आज आरजेडी का 27वां स्थापना दिवस पर लालू यादव ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को भगाने में आरजेडी सबसे आगे रहेगी। अच्छा देखिए, 0 पर है तो कितना आगे जाएंगे जी। आज की तारीख में लोकसभा में आरजेडी का एक भी एमपी नहीं है बिहार से, समझे ना। तो आगे क्या रहेंगे? देखिए बिहार में कितनी सीट है, 40 सीट है। नीतीश बाबू बोलते हैं 7 पार्टियां हैं। पहले तो श्रीमान जी, एक तो मांझी जी को आपने निकाल दिया, चले गए अपने वो। अब 6 बचा है। पहले तो तय कर लीजिए कि कितना कितना सीट पर निकल लड़िएगा। और मैं तो बता रहा हूँ कि देखिए जब जाएंगे ना लड़ने, जब जाएंगे तो पहला तो इनका घमासान उसी में होगा, कौन सीट पर कौन लड़ेगा। और एक बात और जान लीजिए, आरजेडी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर कभी नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए। दोनों की जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों का जो कार्यकर्ता है, नीतीश बाबू की राजनीति क्या रही है? पूरी की पूरी राजनीति आरजेडी खिलाफ रही है। और जब जाएंगे आप वोट मांगने के लिए तो जो आरजेडी का वर्कर है, आरजेडी का वोटर है, वो भूल गया क्या? उसको पता है। इसलिए आरजेडी का कोई वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं होगा। आप जरा समझिए, जेडीयू में तो कुछ बचा है नहीं। जेडीयू तो मैंने पहले ही कहा था कि डूबता जहाज और डूब चुका है। इसलिए मैंने बता रहा कि देखिए जितना दिन तक सरकारी लोग खींच रहे, आगे कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बिहार में बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, बूथ तक हम पहुंच गए। इसलिए देखते क्या क्या रोज मीडिया में आ जाता है कि नीतीश बाबू फिर पलटी मारे, फिर बीजेपी में जाएंगे। बताइए आज जो है बीजेपी को क्या जरूरत है नीतीश बाबू के लिए? अब क्या है, इतनी बार तो पलटी मारे, इतने बार बीजेपी ने। जरा सोच लीजिए, जिनका 43 विधायक हो और जिनके 75 विधायक हो, वो उनको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, उसके बाद क्या बचता है जी? तो इसलिए देखिए वो जानबूझ करके इस तरह का शगुफा छोड़ते रहते हैं जिससे कि आरजेडी को दबाव में रखें। इतना ही है। मुख्यमंत्री जो है आरजेडी के दबाव में है। अरे स्वाभाविक है। आज आप देखे नहीं, आप सुन लीजिए। आपने देखा जब एक दिन उनको, जब जिस दिन विपक्षी एकता की बैठक, मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं किसको मंत्री बनाना है। जरा सोच लीजिए जी, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, ये साधारण बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि पता है, आरजेडी को भी पता चल गया, पहले क्या कर देते थे कि अच्छा चल जाएंगे हम बीजेपी की तरफ। यहाँ तो गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं 2 बार बता दिया कि दरवाजा बढ़िया से बंद कर दिया है, बिल्कुल सीट की नहीं लग गया है। तो इसलिए देखिए बेचैनी तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि दोनों की तासीर नहीं मिलती है, दोनों के जो कार्यकर्ता उनकी तासीर नहीं मिलती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जीवन में संघर्ष किए, तो कैसे साथ चले। हरिवंश राय से मिलने के बाद अटकलें तेज हो गई है। हरिवंश बाबू, देखिए हरिवंश राय नहीं, हरिवंश बाबू, हरिवंश नारायण सिंह उनका नाम है। देखिए हरिवंश बाबू आज की तारीख में टेक्निकली तो जेडीयू के एमपी है ना, और आपने ही मीडिया का चैनल से चलाया कि भाई मुख्यमंत्री जी विधायकों से और एमपी से मिल रहे हैं, तो राज्यसभा के सांसद है, तो राज्यसभा के सांसद कैप्टन मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि वो आज उस पार्टी के सांसद आके मिले होंगे, उससे उसको बीजेपी को क्या लेना था। लेकिन लग रहा है कि दोनों को मिलाप कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू में। अच्छा सुनिए एक बात जरा समझ लीजिए, इसी को हम बोलते हैं ना, इसी को हम कहते हैं काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना इसी को। अरे हरिवंश बाबू एमपी हैं जनता दल, उनके नेता जो है नीतीश बाबू सभी एमपी से मिल रहे हैं, इसी को मिले हैं, इसमें कहाँ से बीजेपी आ गई? फूकने के पाइप ले लो, सोच देखिए। विद्युतीकरण की चर्चा कर रहे थे कांग्रेस सरकार के समय, क्या कि अगर आपके पूरे गांव के आसपास कोई भी अगर बिजली का पोल चला गया, तार चला गया, तो पूरा गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाता। आज क्या 19,000 से ज़्यादा गाँव में
4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कनेक्शन दिया। तो देखिए कि आपके पास बिजली हो गई, आपका जो एक ईज ऑफ जो लिविंग हो गया, आसान हुआ। आप देखिए पूरा का पूरा जो है जल जीवन मिशन है, नल का जल है। पहले क्या होता था, बड़े बड़े शहरों में लोगों को ये उपलब्ध होता था, बड़े बड़े कॉर्पोरेशन में होता था। अब गांव में भी नल का जल। पहले महिलाएं कहाँ कहाँ जाती थी, खाना बनाने कितनी परेशानी होती थी, तो उनका भी ईज ऑफ लिविंग। अब बताइए अपने उनके जो है किचन में उनका टैप लगा हुआ है, टॉयलेट में उनका लगा हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा उनका रहने का जो ईज ऑफ लिविंग है, इसको उन्होंने किया। और प्रधानमंत्री की सोच, हमने बताया ना कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की, साथ ही प्रधानमंत्री जी की सोच जो आप देखते हैं शहरों, छोटे छोटे कस्बों में जो रेहड़ी पटरी पर जो लगाते हैं लोग, नाम क्या दिया उन्होंने, देखिए जरा, उनके लिए भी कि जो स्ट्रीट वेंडर है आत्मनिर्भर। देखिए स्वनिधि योजना जो है प्रधानमंत्री जी का, समझिए 46 लाख से ज्यादा लोगों को दिया गया। और ये गरीब आदमी के लिए, कोई सब्जी लगाता है, ठेला लगाता है, 10,000 रुपये दिया, पेमेंट किया फिर 20,000 मिला, फिर पेमेंट किया 50,000 मिला। आप जान लीजिए बड़े बड़े लोग कर्ज लेते हैं, बड़े बड़े लोग लेके भाग जाते हैं, लेकिन ये गरीब लोगों ने जो अभी प्रधानमंत्री ने किया है, इसमें एनपीए मात्र 16%, करीब करीब 6,000 करोड़ लोगों को दिया गया। तो सोच देखिए उनकी सोच क्या है, वो सोचते हैं चांद पर भी हमारे भारतवर्ष को भेजने के, और गांव में जो सबसे जिसकी स्थिति खराब है उस पर भी दिया नहीं। पूरा पूरा आपने देखा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर साहब, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे भाई, ये किसान सम्मान निधि योजना है, मनरेगा की योजना है, छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना, 27 लाख करोड़ रुपया, 27 लाख करोड़ रुपया उनके जनधन खाता में गया। पहले लोग मजाक करते थे कि खाता काहे खुलवा रहे हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे। अब देखिए वो खाता क्यों, देखिए सोच क्या होती है प्रधानमंत्री की सोच कि खाता खुलवाया और डीबीटी किया, अब बिना भ्रष्टाचार उन सब लोगों को सब चीज में। इसीलिए आज आप देखिए भारत में कितना गौरव करते हैं। आज हम G20 के प्रेसिडेंट हमारे भारतवर्ष, जो हमारा अभी देख रहे हैं आप संघाई सहयोग संगठन SCO चल रही ना बैठे, उसी कल प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया, उसका भी अध्यक्ष क्वाड में तो है ही हम। लेकिन आप देखिए पहले कहाँ इतनी कोई पूछ होती, बहुत हुआ तो नॉन अलाइंड कंट्री का होते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी किस क्लब में, जहां अमेरिका भी है, जहां फ्रांस भी है, बड़े बड़े कंट्री। और एक बात आप जानिए, अभी दुनिया में सिर्फ 3-4 ही कंट्री हैं जिनके पास की जो फाइटर प्लेन होता है ना, उसका इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड। आज आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी अभी गए, जो अमेरिका गए, पहली बार देखिए क्या हुआ वहाँ पर, जो हमारा उनके साथ जो बातचीत हुई, अब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। आप जरा समझिए कि हिंदुस्तान भी अब ऐसे देशों में सम्मिलित हो जाएगा जिनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। और ये रक्षा के मामले में क्या होगा, पहले आप देखते थे जगुआर कहाँ से आ रहा है, तो इंग्लैंड से, राफेल कहाँ से आ रहा है, तो साहब वो आ रहा है फ्रांस से। आज आप देखिए हमारा तेजस विमान यहीं बन रहा है भारतवर्ष में। जरा देख लीजिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपनी राजगीर में भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का उत्पादन हो रहा है, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, और अगले साल 35,000 करोड़ करना था। जिस भारत में पहले क्या होता था, AK-47, AK-56 भी बाहर से आता था, पिस्टल भी बाहर से आता था। आज भारतवर्ष जहाज भी बना रहा है, रॉकेट भी बना रहा है, सबमरीन, INS विक्रांत। अभी देखें इस बार योग दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रक्षा मंत्री ने कहा योग विक्रांत, INS विक्रांत। आप देखिएगा कि वो ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें प्रधानमंत्री ने काम किया। यही रिफ्लेक्ट होता है जब वो बाहर जाते हैं तो लोग देखता है नहीं देखिए ये। और इसीलिए आप देखिए जरा मैं 2 एजेंसी का नाम दूंगा, देखिए जो यंगस्ट या यंग है, पढ़ने वाले आप लोग सब जानते हैं, उन लोगों ने क्या असेसमेंट किया है कि भारतवर्ष आज 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था है, हमारा करीब 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। आप जान लीजिए कि 27 माने 2047 जो प्रधानमंत्री जी अमृत काल कहते हैं, 100 साल पूरा करेंगे, उस समय तक हमारा 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी भारत। मैंने आप नंबर मैंने हम सब नंबर 1 पर आ जाएंगे कि जो आज जो व्यवस्था की है 9 साल में ना, ये पूरा का पूरा उस समय जब 100 साल बनाया जाएगा तो देखिएगा भारत में क्या चलता। आज भी देखिए सर, अपने आप पहले 67 में काम करता था, जितने स्कूल हैं बच्चों को दूध कहाँ से आता था, केयर भेजती थी।
दलिया कहाँ से आता था? तो PL 480 से आपका इम्पोर्ट जब आता था, गेहूं तो मिलता था। आज आप देखिए, बता रहे थे ना विधायक जी कि भाई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और 1121 लाख मीट्रिक टन बच गया 2 साल में। एक फिगर मैंने कई बार दिया, फिर वो दोहराऊं कि दुनिया में जितना चावल का होता है ना निर्यात, 580 लाख टन, 560 लाख टन। भारतवर्ष में अकेले प्रधानमंत्री जी मुफ्त में 1 साल में 580 लाख टन बांटा। ये देखिए आज भारतवर्ष में जो बड़ी सोच की बात, और प्रधानमंत्री ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जितनी पॉलिसी है सब में सबका भला किया। कोई समाज, आप देखिए हमारा पूरा का पूरा जो अल्पसंख्यक समाज, आप जरा जान लीजिए प्रधानमंत्री के बनने के पहले हज यात्रियों की कितना कोटा